नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है और अचानक से कोरोना के बढ़ते केस ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। और ऐसे में आशंका यह जताई जा रही है कि कहीं कोरोना की ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है। अब कोरोना से बचने के लिए क्या करें, कैसे कोरोना से अपने बच्चों को बचाएं, इंडिया न्यूज हरियाणा आपकी सेहत की फिक्र करता है। इसलिए हम अपने इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर्स में घर बैठे आपको डॉक्टर से परामर्श की सुविधा दे रहे हैं ताकि आपकी सेहत का ध्यान रख सकें। तो हेलो डॉक्टर्स की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ग्राफिक के जरिए आइए आपको बताते हैं कि 24 घंटे में हरियाणा में कोरोना के मरीजों का हाल क्या है। यह सबसे पहले आप समझिए, क्योंकि कोरोना लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है और जिले दर जिले जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में एक्टिव मरीज कितने हैं और किस तरह से जो कोरोना का खतरा है वो लगातार बढ़ा हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको सावधानी कोरोना से बरतने की जरूरत है। ये अलग अलग जगहों पर भी आप देख रहे हैं और खासतौर से दिल्ली के आसपास लगने वाले जो जिले हैं वहां पर ये केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। चाहे आप गुरुग्राम को देखें, फरीदाबाद को देखें, सोनीपत को देखें, इन सभी जगहों पर केसेस काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपने देखा है बढ़े। और पूरे देश का भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आज भी 18,000 के आसपास केस कोरोना के रिकॉर्ड किए गए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए आपको अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कोरोना को बिल्कुल भी आपको लापरवाही इसको लेकर के नहीं बरतनी है और आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस लगातार डॉक्टर या फिर आपको सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, आप उसका ध्यान रखें और ख्याल आपको इसका रखना है। तो कोरोना को लेकर के आप अपनी कोई भी अगर समस्या है तो उससे संबंधित आप जो सवाल हैं वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अब कोरोना के रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार क्या कर रही है आपको बताते हैं। कोरोना के रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार अलर्ट पर है। इसमें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा और टीकाकरण को लेकर के जागरूकता अभियान चल रहा है। कई शहरों में, गाँव में आपने देखा 100% वैक्सीनेशन हुआ है। बूस्टर डोज फ्री करने वाला हरियाणा पहला राज्य है और 18+ को हरियाणा में बूस्टर डोज फ्री दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में जो जांच की सुविधा है वो भी बिल्कुल मुफ्त है। तो आप कोरोना को लेकर के अगर किसी भी तरह के सवाल में उलझे हुए हैं तो वो सवाल आज आप हमारे साथ पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ रहेंगे, वो आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हरियाणा के अंदर भी इसको लेकर के इस समय क्या व्यवस्था है। शहर और गांव में आपने देखा कई जगहों पर 100% वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन अभी भी कई लोगों ने आपने देखा है कि वैक्सीन नहीं लगवाई या फिर बूस्टर डोज वो नहीं लगवा रहे हैं। और बूस्टर डोज भी आपको बता दें कि हरियाणा में फ्री है और बूस्टर डोज को फ्री करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि हरियाणा में कोरोना का क्या आंकड़ा है, क्या अपडेट है। ये पहले ग्राफिक के जरिए आप समझिए। तो गुरुग्राम में आप देखिए 24 घंटे में 202 मरीज आए हैं, 693 कुल एक्टिव केस हैं, कुल मौत 1008 हुई हैं, 99.40% रिकवरी रेट है। फरीदाबाद में 31 नए मामले हैं, 24 घंटे में 334 एक्टिव मामले हैं। करनाल में 10 हैं, यमुनानगर में 5 हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। कुल एक्टिव मरीज करनाल में 105 हैं, यमुनानगर में 32 हैं, कुल मौत 596 करनाल में और यमुनानगर में 455 है। रिकवरी रेट 98.56% करनाल में है और 98.42% यमुनानगर में है। अब इसी तरह से फरीदाबाद में 31 नए मामले हैं, 334 कुल एक्टिव केस हैं, 741 कुल मौत हुई हैं, 99.19% रिकवरी रेट है। पंचकुला में 42 नए मामले हैं, 172 कुल एक्टिव मरीज हैं, 415 कुल मौतें हुई हैं। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, इन सभी जगहों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसलिए आपको ज़रूरत है अपना ख्याल रखने की। और अब शुरुआत करते हैं हेलो डॉक्टर की। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं गैस्ट्रो
विभाग के सर गंगाराम हॉस्पिटल से। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। थैंक और यू डॉक्टर थैंक यू विजय सो दहिया जी मच। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हैं। डॉक्टर विजय दहिया जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। थोड़ा दर्शकों को हमारे बताएं, क्योंकि लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग घर बैठे हम लोग को सुन रहे हैं वो इस चीज को समझें कि अभी भी कोरोना को उनको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, लेकिन हम लोग केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या करना चाहिए लोगों को, किस तरह से लोग अपना बचाव करें, एक बार आप बताएं। देखिए आयुष जी, अगर आप इसकी कोरोना वायरस की ट्रेजेक्ट्री को आप देखेंगे तो पहली वेव के बाद सेकंड आई, सेकंड के बाद थर्ड आई, थर्ड के बाद फोर्थ का अंदेशा आया। तो हर बार जब हमें लगता है कि कोरोना अब चला गया, हम आराम से बैठे, मास्क उठा लें और अपना रूटीन काम शुरू करें, कोरोना की नई वेव आ जाती है। जी जो लास्ट वेव ओमिक्रॉन की आई थी जनवरी फरवरी में, जो मार्च में खत्म हो गई, तो एवरीबॉडी वाज रिलैक्सिंग कि खत्म हो गया। पर ये वायरस इतना मुस्तैद वायरस है, इतना टीडियस वायरस है, इतना परफीडियस वायरस है कि ये नए तरीके ढूंढ लेता है म्यूटेट करने के। वर्ल्ड में जो नए स्ट्रेन हैं पूरे यूरोप में, आप देखो तो कोई 5 लाख के करीब केसेस हो रहे हैं पर डे पूरे वर्ल्ड में। जी इंडिया में भी 50,000 केसेस पर डे नए हो रहे हैं। तो ये जो पुराने वेरिएंट्स थे, जो पहले अल्फा, डेल्टा, गामा, वो सब रिप्लेस करके जो अब न्यूअर स्ट्रेन्स हैं ओमिक्रॉन, जिनको हम BA.1 BA.2 के नाम से जानते हैं, तो यूरोप में BA.4 और BA.5 की वजह से 2/3 केसेस हो रहे हैं। इंडिया में जो इंसाकॉग का डेटा है, जो हमारा कंसोर्शियम है जो कि जीनोमिक एनालिसिस करता है वायरस का, उसके मुताबिक ज्यादातर हमारे केसेस BA.2.75 वेरिएंट है। ये एक ऐसा वेरिएंट है जो कि इम्यून सिस्टम को एस्केप करके, जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनको भी तकलीफ कर सकता है, और जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको भी तकलीफ कर सकता है। जी फर्क इसमें और पुरानी डेल्टा वेव में यह है कि ये इतना बीमारी को नहीं पकड़ता लंग्स को जितना कि डेल्टा वायरस पकड़ता है। ये इफेक्टिव ज्यादा है, पर पैथोजेनेटिकली ये कमजोर है। पर क्योंकि ये एंडेमिक खत्म नहीं हुआ, ना वर्ल्ड ने, ना WHO ने, ना इंडिया ने डिक्लेयर किया, तो हमारी जिम्मेवारी है कि रेगुलर मास्क डाल के रहें, सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। क्योंकि अगर हम भी एज अडल्ट, हमें अगर कुछ नहीं होता इन्फेक्शन के बाद, बट वी कैन बी ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू पीपल एट एक्सट्रीम्स ऑफ एज। छोटे बच्चे घर में, बूढ़े लोग, या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, उनको इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है। तो एहतियात बरतना जरूरी है। जी जी जी। चलिए डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। मुझे लग रहा है जो लोग सुन रहे होंगे वो जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर विजय दहिया जी, आपसे भी मैं यही सवाल समझना चाहूंगा और थोड़ा सा और इसको विस्तार देते हुए जरा दर्शकों को समझाएं। केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे लोगों की सिर्फ लापरवाही को हम लोग वजह के तौर पर देखें, या कुछ और भी कारण है जो मिलजुल करके हमको दिख रहा है? क्योंकि अभी भी 24 घंटे का डाटा हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर देखें तो 18,000 से ज्यादा केसेज हैं। क्या अचानक से क्यों बढ़ना शुरू हुआ है? देखिए, हम सब जानते हैं कि ये बीमारी एंडेमिक है, और अब इस टाइम पे बहुतायत में काफ़ी जगह पे जो वायरस है वो पहुंचा हुआ है। और हम शुरू से जानते हैं कि ये वायरस काफ़ी नोटोरियस है अपने आप को बदलने में, जिसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट के माध्यम से कहते हैं कि म्यूटेशंस हुई हैं। ये वायरस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, और एक जो हमारे शरीर में बहुतायत में जब इम्यूनिटी बन जाती है, तो उसके बाद ये वायरस, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है, जो बहुत पुरानी थ्योरी है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, ये भी सर्वाइव करना चाहते हैं। तो इनका सर्वाइव का एक ही तरीका है कि ये म्यूटेट करें और दोबारा से उन लोगों पे अटैक कर सके जिनमें इम्यूनिटी नहीं है। तो इसलिए कभी भी जब भी इस तरीके के पेंडेमिक आते हैं, तो इतिहास रहा है कि थोड़े थोड़े समय के बाद इसकी वेव्स जिसको हम बोलते हैं वो आती हैं हमेशा। वो उतनी घातक नहीं होती जितनी पहली आती है, क्योंकि काफी हद तक जो हमारी जो इम्यूनिटी है वो पार्शियल इम्यूनिटी दूसरी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी काम करती है, लेकिन फिर भी जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, चाहे वो किसी क्रोनिक ट्रीटमेंट पर चल रहे हैं, किन्हीं की डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कुछ लोगों की रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर के पेशेंट है जो लगातार कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, कई लोगों को स्टेरॉइड थेरेपी कई वजह से चलती है, ऐसे लोग जो है वो दोबारा से प्रोन होते हैं, उनको दोबारा से इन्फेक्शन अगर है तो वो उनमें घातक हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बात की जाती है, जब तक WHO ICMR इसको डिक्लेयर ना कर दे कि नाउ पेंडेमिक इज ओवर, तब तक हम वो एहतियात बरतते रहें। उसमें सिंपल से 4 रूल्स है जो हमने कहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। जहां पे क्राउड है, अब ये चल ठीक है कि सरकार ने कर दिया है कि मास्क मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जहां भीड़ भाड़ के एरिया में जाएं वहां मास्क का जरूर प्रयोग करें। खासतौर पे जब आप इन्फेक्टेड एरिया में जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल को विजिट कर रहे हैं और जहां क्राउडेड प्लेसेस हैं उनमें विजिट कर रहे हैं, तो ये आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है कि आप उसमें मास्क डालें। जी जी जी। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी, वैक्सीनेशन को लेकर के भी थोड़ा सा अगर बताएं हमारे दर्शकों को। एक तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हालांकि काफी लोग हैं जिन्होंने तो अपना डबल डोज वैक्सीनेट अपने आप को करवा लिया है, बूस्टर डोज को लगवाने के लिए लेकिन लोगों के अंदर अभी उस तरीके का हम ये कह सकते हैं कि ना तो अवेयरनेस दिख रही है, ना ही हम लोग देख रहे हैं कि लोग उस तरीके से इंटरेस्टेड उसमें नजर आ रहे हैं। लोगों को बार बार मोटिवेट करना पड़ रहा है कि आप बूस्टर डोज लगवा लें। एक तो बूस्टर डोज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा बताएं, और जो लोग इसको लेकर के लापरवाही बरत रहे हैं उनको आप क्या बता सकते हैं? आयुषी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि बूस्टर डोज की अहमियत गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए और हमें भी समझनी चाहिए। अगर आप देखिए, थर्ड वेव के बाद गवर्नमेंट के पार्ट पे भी बड़ी लैक्सिटी थी कि उस मुस्तैदी से ड्राइव नहीं हुई। सबको ये लगा कि कोविड चला गया, और दूसरे जो वेरिएंट्स थे कोविड के वो उतने घातक नहीं थे, उतने लंग को इन्वॉल्वमेंट नहीं करते थे, उतने आईसीयू की केयर नहीं थी। So everybody took it lightly, including every setup, including we as individuals. जी जी। पर ये अल्टीमेटली अगर आप वर्ल्ड का डेटा देखें, यूएस का डेटा देखें, जहां डिले नहीं हुई वैक्सीनेशन में, वहां भी वायरस फिर आया। जैसे डॉक्टर निदाइया ने बताया कि ये बहुतायत में है, तो हर जगह पहुंचा हुआ है, और ये इतना स्मार्ट वायरस है कि अपनी म्यूटेशन की वजह से इम्यून सिस्टम को भी एस्केप कर देता है। तो अगर आप डेटा देखेंगे, जिसने वैक्सीन लगवाई है और जिसने बूस्टर लगवाया है, बूस्टर का मतलब है आपकी इम्यून सिस्टम को और मुस्तैद कर दे, क्योंकि 6 महीने के बाद डिफरेंट स्टडीज में शो किया गया कि एंटीबॉडी लेवल्स कम आ जाता है। जब एंटीबॉडी लेवल कम आ जाएगा तो उसमें वायरस की न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये जरूर है, जैसे डॉक्टर दहिया ने बताया, कि अगर आपको पहले वैक्सीन लगी हुई है तो हो सकता है 30 साल की वजह से आपको प्रोटेक्शन हो, अगर एंटीबॉडी कम भी हो जाए। पर एटलीस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को जरूर बूस्टर ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बूस्टर नहीं लेते और इन्फेक्शन होता है तो इन सब ग्रुप ऑफ द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स लाइक डायबिटीज, एल्डरली, दोज विद मैलिग्नेंसीज, दोज ऑन स्टेरॉइड्स, तो उनको इन्फेक्शन घातक भी सिद्ध हो सकता है, इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी हो सकती है और आईसीयू केयर की भी जरूरत हो सकती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने अनिल अरोड़ा जी, थोड़ा सा इसको और मैं विस्तार से समझूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा हमारे साथ अभी लगातार बने हुए हैं। एक दर्शक जींद से हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। क्या पूछना चाहते हैं, पूछें। सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? सुरेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, सुरेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अनिल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट कर लें। हाँ जी, तो ये जो बूस्टर की एडवांटेज ये है कि अब तो गवर्नमेंट ने उसकी अवधि 9 महीने से 6 महीने कम कर दी। इसका मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको सेकंड डोज ड्यू है। तो माय एडवाइस विल बी, जिसको वैक्सीन नहीं लगी लगवाइए, जिसका बूस्टर ड्यू है वो जरूर लगवाएं, और कम से कम एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस वाले जरूर अपनी वैक्सीनेशन लें, क्योंकि वर्ल्ड ओवर इट इज वेरी वेल प्रूवन कि इवन इफ द वायरस इज म्यूटेटिंग, अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो चांसेस कि सीवियर डिजीज होगा या आईसीयू की जरूरत पड़ेगी या मोर्टेलिटी होगी बहुत कम होगी। तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी के लिए, अपने बूढ़े बूढ़ों की सेफ्टी के लिए, प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू हेल्प यू आउट। जैसे डॉक्टर दाहिया ने बताया कि हरियाणा में तो बिल्कुल फ्री है, कॉस्ट इज नॉट अ बिग इशू। आई थिंक इफ वी आर lenient and if we are complacent, we should overcome our leniency and our laziness, and we should go and take the vaccine at the earliest. It is for the benefit of everybody, for the benefit of the mankind. डॉक्टर विजय दहिया जी, इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगवाइए, बूस्टर डोज भी लगवा लीजिए, फिर कहते हैं कि मास्क भी लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते रहिए। जब सब कुछ करना है तो फिर मैं ये वैक्सीन क्यों लगवाऊं, मैं मास्क लगा लूंगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हूं। इस तरह की जो बातें लोग कहते हैं, कैसे उनको कन्विंस किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि सब इंपॉर्टेंट है, सब चीजों का आपको एक साथ इक्वली ख्याल रखना है? कैसे उन लोगों के लिए आप क्या बता सकते हैं? देखिए, ये परेशानी जब हम यमुनानगर में लोगों को वैक्सीनेट करते थे, ये तब भी आती थी। लोगों को ये समझाना पड़ता था कि वैक्सीनेशन आपके लिए क्यों जरूरी है और जो मास्क लगाना वो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सारा का सारा जो घातकता है बीमारी की, वो वायरस लोड के ऊपर है। जितना ज्यादा वायरस लोड होगा उतना ज्यादा नुकसान करेगी। मैं इसको आपको विस्तार से बताता हूं कि जैसे अगर हम मास्क पहनते हैं
तो वो हमारे अंदर संभावना है कि अगर वायरस हमें मिलती भी है तो उसकी क्वांटम कम होगा, उसकी क्वांटिटी कम होगी। इसीलिए जो इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग हैं उनमें अगर वायरस मिलती है उनको तो बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करती है, जल्दी जल्दी वो अपने आप को रीग्रो करती है। तो इसीलिए उनमें वायरस का क्वांटम जो है वो बढ़ जाता है, वायरस की जो ओवरऑल क्वांटिटी है शरीर के अंदर वो बढ़ती है और इसलिए वो घातकता पैदा करती है। अगर हम वैक्सीनेट करेंगे तो उसके न्यूट्रलाइजिंग के लिए हमारे पास एंटीबॉडी होगी। एक तरफ तो हमने वैक्सीनेशन करा लिया ताकि कुछ हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ गई जो वायरस को किल करेगी। दूसरी तरफ तो उसके साथ साथ जब हम मास्क पहनेंगे तो हमारे पास वायरस का लोड भी कम मिलेगा और थोड़ी क्वांटिटी में अगर हमें वायरस मिलती है तो वो भी हमारे लिए एक किस्म से वैक्सीनेशन का काम करती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी फिर शरीर को समय मिलता है, शरीर उसके खिलाफ भी इम्यूनिटी तैयार करता है। जी जी। तो इसलिए आवश्यक है कि हम जितनी भी प्रोटेक्शन ले सकें, खास तौर पे जो इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए भी जाना चाहिए। उनको वायरस से के जो इन्फेक्टिव लोग हैं उनसे भी दूरी बना के रखनी चाहिए ताकि उनके पास कम मात्रा में वायरस पहुंचे और उसको उनका शरीर जो है उस वायरस के अगेंस्ट लड़ सके। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी, क्योंकि इम्यूनो कंप्रोमाइज इनका बार बार जिक्र अभी विजय दहिया जी कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को बताएं कि किनके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है और ऐसे लोगों को कैसे अपना ख्याल रखना है जो ऑलरेडी कोई इस तरह की जो डिजीज है उससे सफर कर रहे हैं, ज्यादा ख्याल किनको रखना और क्या आपको अवॉइड करना, थोड़ा सा इसको और बता पाएं डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी। हाँ जी आयुष जी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के नेचुरल डिफेंसेस कमजोर हैं। आप समझिए कि अगर हमारा बॉर्डर पे फाइट हो रहा है तो अगर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कमजोर है, हमारी आर्मी कमजोर है तो दुश्मन ज्यादा अटैक करेगा जी। तो जो लोग एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे होते हैं, 60 साल से ऊपर हैं या छोटे बच्चे हैं 5 साल से नीचे, या लोग ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिनको डिफरेंट रीजंस के लिए दवाइयां ऐसी मिल रही हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं, जैसे ऑटो इम्यून लिवर डिजीज है, ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, ब्रोंकियल अस्थमा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो जिनको किडनी या लिवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उनको बाय डिफॉल्ट ऐसी दवाइयां देती हैं जो इम्यून सिस्टम को कमजोर रखती है। तो दवाइयों की वजह से, शुगर की वजह से या एज की वजह से अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर है तो बड़ा सिंपल लॉजिक है कि अगर कमजोर इम्यून सिस्टम में अगर वायरस आता है तो वो ज्यादा अटैक करेगा। इसका मतलब आपके डिफेंसेस कमजोर हैं, यू आर मोर लाइकली टू कम डाउन विद सीवियर डिजीज। इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीनेशन और मास्क दोनों का जरूरी है। डिफरेंस ये है कि जो वायरस है वो आपको लंग्स के एयर के थ्रू अंदर जा रहा है जी। एंटीबॉडी से जो वैक्सीनेशन बनेगी वो ब्लड में है जी। तो ब्लड में जो एंटीबॉडी तब बनेगी जब वायरस आ जाएगा, पर हम चाहते हैं वायरस आए ही ना आप तक, उसका तरीका है मास्क। दोनों का बिल्कुल अलग अलग काम है। मास्क आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा है, एंटीबॉडी आपको डिजीज से प्रिवेंट कर रही है। अगर ये दोनों बात समझेंगे देन यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस। ये दोनों, ये नहीं है कि इधर और कि ये लें या वो लें, दोनों का जरूरी है। मास्क से आपका इन्फेक्शन शरीर में नहीं जाएगा और अगर जाता भी है तो आपके पास प्रोटेक्शन है एंटीबॉडीज से, वो जरूर जाएं। स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिए, इनको तो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें जब तक पैंडेमिक चल रहा है। भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, जब भी जाएं मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। देखिए इतना टाइम निकल गया, 2 साल हो सकता है, 4-6 महीने के बाद वायरस बिल्कुल खत्म हो जाए, तो अननेसेसरी रिस्क क्यों लें? बिकॉज अभी भी इंडिया में भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में इसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। इस कॉम्प्लिकेशन तक क्यों पहुंचे? तो मास्क का रेगुलरली प्रयोग करें और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, स्पेशली अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे। चलिए, आपने बहुत बेहतर ढंग से बताया। मुझे लग रहा है कि जो लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि मैं मास्क लगाऊं या फिर मैं बूस्टर डोज लगवाऊं या क्या करूं, मुझे लगता है कि उनकी शंका का समाधान हुआ होगा। सुरेंद्र जी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। जीन से हमारे साथ एक दर्शक हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। सर, ये जो है मुझे सेकेंड डोज का दवाई बूस्टर डोज लगवाना चाहता था, लेकिन मुझे मार्च में आंखों में खत्म हो गए, ज्यादा कोलोनोस्कोपी कराई, इसकी दवाई ले रहे हैं, क्या मैं करवा सकता हूँ? बूस्टर डोज लगवा सकता हूँ? कौन सी दवा ले रहे हैं अभी आप? ये जो अंतड़ियों में जख्म है, पीजीआई रोहतक से ले रहे हैं, सीनियर गैस्ट्रोलॉजी से लिखती हुई, और 4 महीने से वो ले रहा हूँ। एक तो जैसे सूमो है दवाई, आंखों में जख्म है, वो इसकी दवाइयाँ मेरे पास। हाँ जी, एक तो है जी आजो है 500 2000 ले रहा हूँ, और दूसरी है और भी अमेरिकन है
और विटामिन वगैरह की खाली पेट की तरह की ले। चलिए सुरेंद्र जी, आपने बताया, मैं इस समस्या का समाधान यहाँ पे भी करता हूँ। वैसे आप अपने डॉक्टर से भी अगर परामर्श ले लेंगे तो वो भी आपको कंसल्ट कर देंगे कि आपको लेनी है बूस्टर डोज या फिर नहीं। विजय दहिया जी, आप इनके सवाल का जवाब दे सकते हैं? ये सवाल क्लियर नहीं सुना, एक बार सवाल बता दें क्या करें। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उनको शायद वो किसी मेडिकेशन पर हैं, वो दवाइयां ले रहे हैं कुछ, क्या वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, जो लोग किसी भी तरीके की थेरेपी पे हैं उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन और भी ज्यादा आवश्यक है, और कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अपने डॉक्टर की सलाह, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग इस तरीके के जो किसी मेडिकेशन पे चलते हैं उनको हम पेरिफेरी की बजाय सलाह ये देते हैं कि वो इंस्टीट्यूट में वैक्सीनेशन करा लें, जैसे सिविल हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट में जहां लगती है वहां वैक्सीनेशन करा लें, ताकि कोई भी संभावना हो उसको निपटा जा सके। वैसे कोई किसी भी बीमारी में ये जो वैक्सीन है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो ये बहुत आराम से जाके अपने डॉक्टर की सलाह से वैक्सीनेशन कराने चाहिए। और जिन लोगों की दवाई चल रही है उनको और भी आवश्यकता है कि वो वैक्सीनेशन कराएं। हाँ विजय दहिया जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक तो जो बहुत अर्ली एज वाले बच्चे हैं उनके लिए, और दूसरा ये है कि जो ओल्ड एज वाले जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, इन लोगों के लिए विशेष अभी क्या करना चाहिए, इनका ख्याल कैसे रखें? देखिए, जैसे कि हमने पहले भी शुरू में भी ये कहा था कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस है, चाहे वो एडल्ट एज है चाहे बच्चे हैं, क्योंकि इनका इम्यून स्तर उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हमारा मिडिल एज ग्रुप में होता है, तो इन लोगों को विशेष एहतियात की जरूरत है। और वैक्सीनेशन पहले भी जैसे प्रायोरिटी पे एडल्ट एज के लिए ही हमने 60 से ऊपर की थी। सेफ्टी प्रोफाइल क्योंकि बच्चों के लिए उतना एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं की गई थी। लेकिन अब जो बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का कार्य आरंभ हो चुका है। इनहेरेंट इम्यूनिटी की कमी होने की वजह से इन लोगों को ज्यादा आवश्यक है कि वो सभी टाइम पे अपनी वैक्सीनेशन करा लें। दूसरा, जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तब आप एट रिस्क हो, क्योंकि वायरस को बैठने के लिए जब हम हर व्यक्ति को लगभग वैक्सीनेट कर चुके हैं, तो वायरस उन लोगों के भी शरीर में प्रवेश ज्यादा करेगी जो अनइम्यूनाइज्ड हैं। तो ऐसे लोगों को विशेष एहतियात की जरूरत है। वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, और इन दिनों अपनी डाइट पे विशेष ध्यान रखें। हाई न्यूट्रिशियस डाइट लें, जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, और जो दवाई चल रही है, जो मेडिकेशन है, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। विजय जी, थोड़ा सा समय की मेरे पास कमी है, नहीं तो इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय दहिया जी, आपने अपना समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने, और इसके अलावा डॉक्टर अरुण जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश हेलो डॉक्टर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।